बिहार की राजनीति में सरगर्मी तेज है। जब से आरजेडी जेडीयू की सरकार बनी है, एक के बाद एक हो रही घटनाएं भी कई प्रश्न चिन्ह सुशासन बाबू पर लगा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जुड़ रहे हैं आज तक पर। प्रशांत जी, स्वागत है आपका। प्रशांत जी, नमस्कार। इंटरव्यू की शुरुआत मैं आप ही की एक लाइन से करना चाहती हूं। आपने एक वक्त पर कहा था कि फेविकॉल को नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेना चाहिए, क्योंकि वो कुर्सी से कुछ इस तरह से चिपकते हैं। लेकिन खबर तो ये आ रही है कि प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है नीतीश कुमार से। क्या एक बार फिर से बिहार में पीके प्लस एनके की जोड़ी बनने वाली है? मुलाकात हुई, क्या बात हुई, डील तय? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फेविकॉल की जहां तक बात है, मैंने ये इस संदर्भ में ये बात कही है कि पिछले 10 साल में बिहार में नीतीश कुमार जी द्वारा किए जाने वाला सरकार को लेकर ये 6वां प्रयोग है। सब तरह के जोड़ बनाए गए, राजनीतिक जोड़ बनाए और तोड़े गए। एक ही जोड़ है जो टूटा नहीं है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी और नीतीश कुमार का। इसलिए मैंने कहा कि जो लोग समझते हैं कि मुझे थोड़ी बहुत ब्रांडिंग की समझ है, तो अगर फेविकॉल वाले लोग मिलते तो मैं उनको कहता कि आपको अपनी प्रोडक्ट की ताकत जोड़े रखने की अगर दिखानी है तो उसके लिए नीतीश कुमार जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर आप बना लीजिए, क्योंकि कुर्सी और उनका जोड़, मुख्यमंत्री के कुर्सी और उनका जोड़ का कोई तोड़ अभी तक नहीं है। जहां तक मेरे मिलने की बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं जरूर 2 दिन पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई है। आपको ये समझना चाहिए कि वो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। मैं बिहार में मई से हूँ और तब से कई बार मेरी उनसे मिलने की बात हुई, मैं मिल नहीं पाया था। तो इसको आप सामाजिक राजनीतिक शिष्टाचार ही मानिए। मैं जहां तक मेरे अपने स्टैंड का सवाल है तो उसमें कोई चेंज नहीं है। जो सवाल मैंने उठाए हैं उस पर मैं कायम हूँ। जो रास्ता मैंने खुद के लिए तय किया है वो उस पर बिल्कुल कायम हूँ। तो क्या मतलब एनके से आपकी चाय नाश्ते पर क्या बातचीत हुई? मौसम के बारे में बातचीत हुई या आपने कहा कि अच्छा किया आपने, गलत किया आपने? कुछ तो बात हुई होगी सर। नहीं, देखिए, पहली बात तो जो ये लोग कुछ बता रहे हैं कि कोई रात के अंधेरे में मुलाकात हुई, डिनर पे बात हुई, ऐसी बात नहीं है। मैं बकायदा ऑफिशियली सीएम रेजिडेंस पे मिला, सबके सामने मिला। जो उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है वहां पे मिले। उनसे 4:30 बजे के आसपास मेरी मुलाकात हुई, 1.5-2 घंटे तक चली। उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात मुझे बताई, मैंने अपनी बात, और मेरे दिमाग में जो बिहार के विकास को लेकर या बिहार की स्थिति को लेकर पिछले 4-5 महीनों में जो मैं घूमा हूं, मैंने जो देखा, जो बात मैं आप सबको कैमरे के माध्यम से और लेस यही बात मैंने उनको भी बताई। मैंने अपनी स्थिति की भी हालत में मेरे लिए इससे पीछे हटना, जैसे मैंने अगर 2 अक्टूबर से मैंने पदयात्रा साल भर से लंबी एक पदयात्रा घोषित की हुई है, मैं उससे पीछे नहीं हटने वाला हूं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जन स्वराज के जिस अभियान को लेकर मैं चला हूं उसमें कोई परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। अभी आप जब मेरे से बात कर रही हैं तब भी मैं चंपारण में बैठा हुआ हूं। वो आए, उनसे मुलाकात की मेरी बात पिछले 2-3 महीने से थी। हम लोग के एक कॉमन मित्र हैं पवन वर्मा जी, वो पटना आए थे और उन्होंने भी आग्रह किया, समझाया भी, बताया भी कि भाई मिल लेने में कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए जाकर मिलकर आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मिलने से, इस मुलाकात से कुछ निकला नहीं, यही माने? पीके एनके की जोड़ी नहीं बन रही है बिहार में? नहीं, जोड़ी कहाँ बनने की कोई बात ही नहीं है। उन्होंने अपनी बात रखी। मेरे और उनके बीच कुछ वाद विवाद पिछले दिनों में आपने सुनी होगी। दिल्ली में उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर को एबीसी का बिहार का ज्ञान नहीं है। तो अब ये उनकी सोच है। मैं ऐसा समझता हूं कि बिहार में जो विकास के दावे किए गए हैं या किए जा रहे हैं उसमें दम नहीं है। मैं अपने हिसाब से उस बात को रख रहा हूं। उनके सामने भी यही बात कही कि जब तक बिहार में विकास के लिए एक बेहतर प्रयास नहीं होगा तब तक लोगों के और पार्टियों के आपस में जुड़ने या नहीं जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उसमें प्रशांत किशोर का भी मिलना या जुड़ना शामिल है। मैंने ये जरूर कहा है पब्लिकली, मैं आपको भी रिपीट किए देता हूं कि अगर वो साल भर में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दें जैसा वो वादा कर रहे हैं या उन्होंने किया है, तो ही उसके बाद कोई बात हो सकती है। अभी इसकी कोई संभावना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना काम जो कर रहा हूं, जन स्वराज का जो अभियान मैंने शुरू किया है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है। ठीक है, आपकी पार्टी पर और आप क्या काम कर रहे हैं, क्या आपका लक्ष्य है, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए, तीसरा दिन है ये, आपने भी देखा होगा बेगूसराय में किस तरह से शाम के 5 बजे 2 बाइक में सवार होकर 4 लड़के निकलते हैं, अंधाधुंध फायरिंग, 24 राउंड फायरिंग करते हैं।
चार थाना के आगे से गुजरते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती है, अभी भी फरार है ये चारों के चार खूनी, एक तरह से कहिए घूम रहे हैं बेगूसराय में। इससे पहले छात्रा की दिन दहाड़े पटना में हत्या, डीएसपी को थप्पड़ मारना, बैंक लूट, कार के शोरूम में लूट। क्या बताता है, क्या ये जो बीजेपी का आरोप है कि ये जंगल राज पार्ट 2 है, उसमें आपको दम दिखता है? देखिए, ये यही बताता है कि लोगों की जो आशंकाएं हैं इस सरकार से, उस पे उन्हीं आशंकाओं को बल मिलता है। क्योंकि जब से ये सरकार बनी है, चाहे बात दावे कुछ भी किए जाएं, जो घटनाएं आप गिना रही हैं, इसके अलावा और कई घटनाएं ग्राउंड पे जो है वो बिल्कुल ही ये बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोगों के मन में जो डर है, लोगों के मन में जो आशंकाएं हैं, वो होती दिख रही हैं, वो सही साबित होती दिख रही हैं। और इस पे बेहतर प्रयास की जरूरत है। और इक्का दुक्का घटनाओं की बात नहीं है, हर जिले से आपको इस तरह की घटनाओं की जानकारी मिल सकती है। नेशनल मीडिया पे तो वही बात आती है जो बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन निचले स्तर पे आपको हर गांव, हर शहर में इस तरह की आशंका वाले लोग भी मिलेंगे, और उन आशंकाओं को चरितार्थ करती हुई घटनाओं का भी जिक्र धीरे धीरे शुरू हो गया है। तो क्या आरजेडी के साथ हाथ मिलाना इन अपराधों की रोशनी में एक गलत फैसला दिखाई देता है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं जब आरजेडी आती है। नहीं, देखिए, बीजेपी क्या कह रही है वो मेरा सरोकार नहीं है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पिछले कुछ सालों से बिगड़ती गई है। मेरा अपना इसमें आकलन है, और कई इसमें विशेषज्ञों की राय ऐसी है कि जब से बिहार में शराबबंदी लागू की गई है, तो प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा, प्रशासनिक तंत्र का एक बड़ा हिस्सा, जिसका मूल रूप से काम लॉ एंड ऑर्डर था, वो तो शराबबंदी में लगा हुआ है। शराबबंदी लगाओ, शराबबंदी छिपाओ, शराबबंदी से पैसे वसूलो, शराबबंदी को रोको। इन वजहों से सरकारी तंत्र का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसे काम में लगा हुआ है जो उनका मूल काम नहीं है, और जिसकी वजह से शायद जो प्रोसिक्यूशन की एजेंसीज हैं, जो इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी हैं, वो उनका एक बड़ा वर्ग शराबबंदी में लगे होने की वजह से रूटीन लॉ एंड ऑर्डर उत्तरोत्तर बिहार में खराब होता रहा है। और जब बीजेपी के साथ थे तो भी ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी। अब शायद और बदतर हो गई है जैसा लोग बता रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट नहीं हुआ है, पहले भी थी। बीजेपी साथ में थे तो दिख नहीं रहा था, अब आज साथ में नहीं है तो उनको दिख रहा है। मतलब आप सारा का सारा दोष क्या नीतीश कुमार पर मढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए वही गृह मंत्री हैं, सरकार किसी के भी साथ बनाए, सरकार किसी के साथ बनाए, हाँ, गृह मंत्री वही रहते हैं, पुलिस उन्हीं के अधीन रहता है। सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं, सरकार के होम डिपार्टमेंट जो सरकार का है वो नीतीश कुमार जी के पास है। और होम डिपार्टमेंट हो या नहीं हो, ओवरऑल जिम्मेवारी तो जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं की है। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये स्थिति आज नहीं बिगड़ी है, पिछले 2-2.5 साल के से अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो चाहे नीतीश जी बीजेपी के साथ थे या अभी महागठबंधन के साथ हैं, दोनों ही परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ती गई है। और इसको अगर आप जमीन पर उतर के समझने का प्रयास करेंगे तो मैं आपको फिर से उसको दोहरा रहा हूं, जब से बिहार में शराबबंदी लागू की गई है, शराबबंदी तो पूरी तरह फेल है ही, उस व्यवस्था के चक्कर में जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर है वो भी खराब हो गया है। तो शराबबंदी पर आपने कोई सिफारिश की क्या? नीतीश बाबू से मिले तो आप कहते हैं उनसे कि शराबबंदी बंद कीजिए, क्योंकि उनके तो दिल के बड़ा करीब है। हाँ, अब उनके दिल के चाहे जो करीब हो, मैं तो पब्लिकली इस बात को कह रहा हूँ कि शराबबंदी नीतीश जी से बोले कि नहीं सर फेल है, इस पर सरकार नहीं, उनको भी बोला ये बात कि पूरी तरह से फेल है और इसको आपको पुनर्विचार करना चाहिए, और इस पर कोई अहम की बात नहीं है। अगर जो जिस सोच को लेकर भी आपने इसको लागू किया था, जमीन पर जब ये लागू ही नहीं है तो इसका फायदा किसको है? किसी को फायदा नहीं है। सरकार का जो नुकसान है वो तो है ही, लॉ एंड ऑर्डर चौपट हो रहा है वो अलग। जिन महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर शराबबंदी लागू किया गया है, सबसे ज्यादा तकलीफ तो उन्हीं महिलाओं को हो रही है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को अलग अलग केस, ज्यादातर उसमें समाज के जो गरीब और वंचित समाज के लोग हैं, ऐसे लोगों पर केसेज हैं। एक बार जब आपको जेल हो जाती है, आपको पुलिस पकड़ लेती है शराबबंदी के मामले में, तो आपके घर की महिलाओं को ही दौड़ना पड़ता है, उनको वकीलों के पास चक्कर लगाना पड़ता है, थाने में जाना पड़ता है। तो इससे किसी का भला नहीं हो रहा है। तो नीतीश बाबू क्या बोले? चाहे जो टिप्पणी करे जी, नीतीश बाबू क्या बोले आपके इस बात पर? भाई नीतीश बाबू क्या बोलेंगे? नीतीश बाबू का अपना मानना है कि भाई आप लोग आइए, मदद कीजिए साथ में, जो आगे इसको कैसे किया जा सकता है। लेकिन अब इसका तो कोई मतलब है नहीं, मुख्यमंत्री वो हैं, जिम्मेवारी उनकी है। संजय जायसवाल ने कहा था कि शराबबंदी को लेकर उसके बाद से वहां गठबंधन ही टूट गया,
तो इस मुद्दे पर तो लगता नहीं है वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे नीतीश कुमार। अब करें या न करें ये उनका निर्णय है। जब संजय जायसवाल जी भाजपा के यहाँ के अध्यक्ष हैं तो उन्हें भी आप बताना चाहिए कि इतने दिन से शराबबंदी के पक्ष में क्यों थे, वो भी तो सरकार में थे। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया क्या? हर व्यक्ति तो ये जो है वो अपनी वोट की राजनीति में लगा हुआ है। जब तक नीतीश जी उनके साथ थे तो नीतीश जी उनको सुशासन के सिंबल दिख रहे थे, अभी 1 महीने के बाद उनको खराबी दिख रही है। अच्छा, ये बेगूसराय वाले मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा है अति पिछड़ा वर्ग को टारगेट किया गया है। क्या अपराध के ऐसे मामलों को जाति के चश्मे से देख रहे हैं मुख्यमंत्री? सीधा सवाल। अब क्या मतलब हास्यास्पद बयान है। गोली अगर किसी को लगेगी, किसी के खिलाफ अपराध होगा तो वो किसी वर्ग के खिलाफ तो नहीं होगा। और जो भी अपराध की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में हुई हैं वो किसी जाति विशेष के खिलाफ है, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। अब नीतीश जी के पास कोई विशेष सूचना है तो वो गृह मंत्री हैं, उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। मतलब ये कल्पना के परे है ना कि बाइक पर सवार होकर अंधाधुंध मार रहे हैं, किसी को गोली लग रही है, किसी को नहीं लग रही है। उसमें अति पिछड़ा वर्ग किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता कि उसको टारगेट किया गया हो। क्या इशारा कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि ये भी मानना है लोगों का कि ये जेडीयू आरजेडी का गठबंधन मंडल 2 को फिर से बिहार में लाने की कोशिश है, जाति की जो पॉलिटिक्स होती है उसको और गहरा करने की कोशिश है। इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, अब उनकी अपनी क्या राजनीतिक समझ है। जहां तक मैं थोड़ा बहुत जो भी बिहार और बिहार की राजनीति को समझता हूं, लोग इससे तंग आ चुके हैं। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। अगर लोगों को रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के बच्चों को पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए अपना गांव घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। लोग आज भी बिहार के लोगों को गलत शब्दों से संबोधित करते हैं। उसमें वो आप चाहे जिस समाज के हैं, आप चाहे अगड़े समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं, अति पिछड़े समाज के हैं, दलित समाज के हैं, ये प्रताड़ना सबको झेलनी पड़ती है। अगर आप वर्ग के हिसाब से भी देखें तो आप धनी हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, गरीब हैं, हर व्यक्ति को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। अगर बिहार की इमेज को धक्का लगता है तो उसमें हर व्यक्ति जो बिहार से जुड़ा उसको धक्का लगता है। ये मंडल 1 मंडल 2 मंडल 3 से कुछ नहीं होने वाला है। जनता इन बातों को खूब बखूबी समझती है और मुझे नहीं लगता है कि इन बातों को बढ़ावा देकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर आपको आप ही का इतिहास एक बार याद दिलाना चाहती हूं, दिखाना चाहिए। ठीक है प्रशांत जी, आप ही का इतिहास याद दिला देती हूँ। 2015 में आपने इसी गठबंधन को जीत दिलाई थी। मोहन भागवत के जाति पर जो बयान था उसको बड़ा मुद्दा बनाया था। तो कास्ट पॉलिटिक्स बिहार में काम करता है, ये तो आप जैसा चुनावी रणनीतिकार भी मोहन भागवत जी ने जाति पर लेकर कोई बयान नहीं दिया था। मोहन भागवत जी का उस समय जो बयान था वो विचारधारा के आधार पे जो बातें संविधान में लिखी गई हैं, जातिगत आरक्षण की जो बात कही गई है उस पर उन्होंने चर्चा की बात कही थी कि आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए या आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और उन्होंने ये कहा था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मंडल 1 या मंडल 2 की कोई चर्चा नहीं करी थी। वो बड़ा मुद्दा है। आप अगर संविधान में जो जिस बात का प्रोविजन है, संविधान से इतर हटके मेरे लिए या किसी दूसरे व्यक्ति या दल के लिए बात करना ठीक नहीं है। ठीक है, अगला सवाल। आपने खुद ही कहा कि बिहार को लेकर एक स्टिग्मा होता है। जब मौजूदा कृषि मंत्री आरजेडी के नेता हैं, कहते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट में सब चोर हैं, मैं चोरों का सरदार हूं, मेरे ऊपर भी कई सरदार हैं, क्या ये भ्रष्टाचार की तरफ सीधा इशारा नहीं करता है? आरजेडी के नेता हैं, मंत्री हैं इस सरकार में, क्या शर्म से सिर नहीं झुकना चाहिए ऐसी परिस्थिति पर? फिर भी आप इस गठबंधन को सही ठहरा रहे हैं। नहीं, मैं कहाँ ठहरा रहा हूँ। जो मंत्री हैं सुधाकर सिंह जी, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे तो जानता नहीं हूँ, लेकिन जो बातें हम लोगों ने सुनी हैं, 3 बातें तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे वही कही जो सब लोग कह रहे हैं। पहली बात उन्होंने ये कही कि भ्रष्टाचार पूरे डिपार्टमेंट में हर स्तर पे है। और उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया, मैं कोट कर रहा हूं उनको, कि सब चोर हैं और मैं चूंकि मंत्री हूं तो आप मुझे चोरों का सरदार मान सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमारी मजबूरी है क्योंकि ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कान में तेल डाला हुआ है, वो बात सुनने को तैयार नहीं है। तो मंत्री के ऊपर कौन लोग बैठे हैं वो जनता को और आपको बेहतर समझ है। उनके दल के नेता हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं और उससे ऊपर मुख्यमंत्री हैं। और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि मैं इस बात को उठाता रहूंगा, इस बात पर मैं कायम हूं।
जहां तक मेरी जानकारी है कि उसके बाद जो कल या परसों जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी उस बात को उन्होंने दोहराया और इस बात पर वो कायम है। कोई भी आदमी जिसको फेस करना है जनता को, उसको तो ये बात उठानी ही पड़ेगी, आप किसी दल के हो, क्योंकि जनता तो नीचे परेशान है। और बिहार में अफसरशाही और करप्शन, ये बात आप बिहार के किसी कोने में चले जाएं, हर जगह आपको सुनने को मिलेगी। प्रशांत जी, चले नीतीश प्रधानमंत्री बनने, लगातार वो खेमेबंदी कर रहे हैं, लामबंदी कर रहे हैं, दिल्ली बार बार आ रहे हैं, क्या 2024 में मोदी के मुकाबले खड़े होने की क्षमता आप नीतीश कुमार में देखते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए? देखिए, पहली तो मैंने इस मुद्दे पे कई बार पिछले कुछ दिनों में मैंने वक्तव्य दिया है कि बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है इसको मैं स्टेट स्पेसिफिक घटना मानता हूं। इसका कोई नेशनल इम्प्लीकेशन मेरी समझ से नहीं है। जहां तक बात है कि वो दिल्ली गए, कुछ नेताओं और पार्टियों से मिले, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। आप लोग मतलब दिल्ली में बड़े पत्रकार हैं, आपको जानकारी बेहतर है। जो आदमी जीत कर जाता है वो 4, 5, 7, 10 नेताओं से मिलता है। इन नेताओं के साथ मिलने से, बैठने से, चाय पीने से, सर काहे भोले बन रहे हैं? वो 24 की तैयारी कर रहे हैं, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो मिलने आए थे। वो तो कह रहे हैं विपक्ष को एकजुट कर रहा हूं 24 के लिए, खुल के कह रहे हैं। पीएम पद की बात ना करें। उनमें क्षमता आपको दिखती है या नहीं मोदी को मुकाबला देने की? नहीं, मैं आपको स्पष्ट उसी बात पे आ रहा हूँ कि नेताओं और पार्टियों के आपस में मिलने से, उनके साथ एक साथ बैठने से कोई बात बन नहीं सकती है। बात तब बनेगी जब साथ में मिलकर आप एक बेहतर नैरेटिव बनाएंगे, जनता के लिए कुछ बेहतर बात बताएंगे, एक विश्वसनीय चेहरा लेकर आएंगे, कोई नया जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जमीन पर कार्यकर्ताओं की फौज इकट्ठा करेंगे। इन सब बातों के नहीं रहने पे आप सिर्फ मिलकर प्रेस वार्ता करें या बात करें तो उससे विपक्ष थोड़ी खड़ा हो सकता है। एक आखिरी सवाल 2 लाइन में जवाब दीजिएगा। आपकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या होगा और क्या आप नजर कहाँ है, मुख्यमंत्री बिहार या 24 पर आपकी भी नजर है? नहीं, देखिए, मैंने कोई पार्टी बनाई नहीं है। मैंने जन स्वराज के नाम से एक अभियान शुरू किया है जिसका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। मैं बिहार में हर गांव, हर शहर, हर पंचायत में खुद पदयात्रा के माध्यम से जाना चाहता हूं, लोगों से मिलना और सीखना, समझना चाहता हूं। उद्देश्य ये है कि बिहार के समाज की मदद से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उनको एक साथ एक मंच पर लाया जाए जो ये समझते हैं कि बिहार के विकास के लिए बिहार के सब सही लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। एक बार जब लोग साथ में आएंगे और तभी वो मिलकर तय करेंगे कि कोई दल बनाना है कि नहीं, और अगर दल बनाया जाना है तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, वो उन सारे लोगों का दल होगा जो इसको मिलकर इस व्यवस्था में विश्वास करके इसको बनाएंगे। मैंने ये भी पब्लिकली घोषणा की है कि अगर दल बन भी गया तो मैं उसका नेता भी नहीं होऊंगा, ना नॉमिनेटेड ना इलेक्टेड। जो लोग इसको मिलकर बनाएंगे वही लोग इसका नेता भी बनेंगे और वही लोग इसका नेता चुनेंगे। मेरी भूमिका एक सूत्रधार की है। मैं 2 अक्टूबर से जो पदयात्रा कर रहा हूं, मेरा प्रयास यह है कि अगले 1 साल तक बिहार के कोने कोने में पहुंचा जाए और समाज की मदद से ऐसे लोगों को चिन्हित करके निकाला जाए। 15 सितंबर 2022 आपका ये बयान हम लोग रिकॉर्ड करके रख लिए हैं। आने वाले वक्त में भी अगर जरूरत पड़ी तो फिर से चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीके, प्रशांत किशोर जी हमारे साथ। धन्यवाद आपका हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए।